क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमने पढ़ा था कि लेंथ जब होता है, लेंथ की वैल्यू जो होती है अगर ग्रेटर देन 200 किलोमीटर हो जाए, उस केस में आपको जो ट्रांसमिशन लाइन मिलती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आता है। क्लियर? ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम कैसे एनालाइज करेंगे, मैंने पहले बताया था कि अप टू 200 किलोमीटर की लेंथ के लाइन के लिए हम उसे एक लम्ब्ड पैरामीटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसे एक लंब पैरामीटर के टर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है। हालांकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, लेकिन हम उसे एक लंब पैरामीटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ऑब्वियस सी बात है, ये जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है और इसका जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का है। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस नेचर का होने का मतलब क्या हो गया कि हमें ये पता होगा कि इम्पीडेंस हमारा पर यूनिट लेंथ क्या है। ठीक है। इम्पीडेंस की वैल्यू पर यूनिट लेंथ कितनी है, इम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है। इसको हम स्मॉल z से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, इसको हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों चीजें हमें पता होती है कि पर यूनिट इंडक्टेंस, जो हमने वैल्यू भी निकाली थी इंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस की, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पता है तो पर यूनिट इंपिडेंस और पर यूनिट एडमिटेंस की वैल्यू भी पता रहेगी। क्लियर? क्लियर। तो ये चीज होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो जेड होता है वो क्या होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल, जहाँ पे आर और एल पर यूनिट रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। वाई क्या होता है, स्मॉल जी प्लस जे ओमेगा सी, जहाँ पे जी कंडक्टेंस एंड सी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होता है। क्लियर? ठीक है। तो हमें एनालिसिस कैसे करनी है, हमें एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा पार्ट लेके हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और उस पार्ट को एनालाइज करके हम एक कॉन्टिन्यूअस वे में डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करके एक ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्लियर? तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो जैसे मैंने यहाँ बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये मान लो ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये लम्ब्ड नहीं। क्लियर? ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। तो हम रिसीविंग एंड साइड को हमेशा एज अ रेफरेंस लेते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो रिसीविंग एंड साइड को रेफरेंस लेने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा वी आर है, करंट आई आर हो गया। क्लियर? ये हमारा सेंडिंग एंड साइड वी एस वोल्टेज हो गया और करंट आई एस हो गया। क्लियर? तो रिसीविंग एंड साइड से एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि हमें रेफरेंस हमेशा रिसीविंग एंड को ही लेना होता है, क्योंकि लोड के बारे में पता होता है। हमने एक लेंथ लिया डी एफ। क्लियर? हमने क्या लिया, रिसीविंग एंड साइड से एक्स डिस्टेंस पे एक लेंथ लिया डी एफ। हमें पर यूनिट इम्पिडेंस और पर यूनिट एडमिटेंस पता है, तो ऑब्वियस की बात है कि डी एफ लेंथ के लिए जो टोटल इम्पिडेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली हम लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ हमारी क्या है, डीएक्स है, तो सिंपली हमने इम्पिडेंस में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मिल गया। इसी तरह हमने क्या किया, एडमिटेंस में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ हमारा कितना है, हम इस पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पे हम फोकस कर रहे हैं। इस पोर्शन का लेंथ डीएक्स है, तो इस लेंथ के लिए जो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस होगी, यानी ओम में, और एडमिटेंस जो होगी मोह में, वो क्या होगा, सिंपली उसके लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें, हम केवल इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इसी सेगमेंट पे आप फोकस भी करेंगे। क्लियर? डीएक्स लेंथ पे ही हम फोकस करेंगे।
अगर हम ये माने कि हमारा ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्लियर है ना कि आप लोगों को कि जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद वोल्टेज कम होता है, तो सीरीज में अगर कोई एलिमेंट है तो उसके पास वोल्टेज ड्रॉप होना ही होना है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर मैं इस नोड और इस नोड पे फोकस करूं, ये नोड और ये नोड, यानी डीएक्स लेंथ के बीच से नोड्स को रेफर करूं यहाँ पे, तो इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड। मान के चलूं कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो आपका होगा V प्लस डीवी के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, सिंपली V के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया, ऐसा क्यों एज्यूम किया, क्योंकि इस जो आपका सीरीज इम्पीडेंस है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, डीवी के बराबर आ जाएगा। क्लियर? यानी सीरीज एलिमेंट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डीवी के बराबर होगा। वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो वी है। हमने एज्यूम किया कि सेंडिंग एंड साइड का जो नोड है, क्लियर, वहां का वोल्टेज वी प्लस डीवी है। वी प्लस डीवी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इधर वोल्टेज ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ जाएंगे तो सीरीज टर्म है, उसमें वोल्टेज का ड्रॉप होना ही होना। क्लियर? सिमिलरली फोकस करें तो करंट की वैल्यू भी, अगर यहाँ पे करंट क्या होगी, आई प्लस डी आई होगा, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, सिंपली आई के बराबर। क्यों? क्योंकि जो डी आई करंट है वो एडमिटेंस जो पैरेलल एलिमेंट है उसमें डिवाइड हो जाएगी। अगर तुम इसे एज ए नोट फीड करो तो ये करंट आई प्लस डी आई आ रहा है, डी आई पोर्शन ऑफ करंट पैरेलल टर्म में जो पैरेलल एलिमेंट है, जो संट एलिमेंट है उसमें चला जाएगा, उसके बाद जो करंट मिलेगा वो आई मिलेगा। क्लियर? यानी यहाँ पे करंट भी डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस बात है कि सेंडिंग एंड साइड में करंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी ड्यू टू द संट पैरामीटर। सिमिलरली आपका जो वोल्टेज होगा सेंडिंग एंड साइड का वो भी ज्यादा मिलेगा ड्यू टू द सीरीज एलिमेंट, क्योंकि सीरीज एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा और संट एलिमेंट में आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज हमें समझना है और इस चीज के बेसिस पे हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप अगर इसे देखें, क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो आपका डी आई करंट है, क्लियर, मैं इसको थोड़ा सा सर्किटल फॉर्म में ले जा रहा हूँ। सर्किट फॉर्म में ले जाने पे थोड़ा सा और अच्छे समझ में आया हो सकता है। मैं केवल डीएक्स लेंथ पर फोकस कर रहा हूँ, डीएक्स लेंथ का मैं सर्किट फॉर्म बना रहा हूँ। ये मैंने डीएक्स लेंथ का सर्किट फॉर्म बनाया है, केवल डीएक्स लेंथ का। क्लियर? ये हमारा इम्पीडेंस जेड डीएक्स, ये मेरा एडमिटेंस वाई डीएक्स। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा मुझे वो मिलेगा वी प्लस डी वी। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, वी। क्लियर? यहाँ पे जो करंट मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, आई प्लस डी आई। और यहाँ जो करंट मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, आई। यानी यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो गया, डी आई। क्लियर? तो अगर आप इस सर्किट को देखें, मैंने सिंपली मतलब एक एल नेटवर्क के टर्म में इस सर्किट को ले लिया है। क्लियर? ठीक है, आप चाहें तो इसको नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा करेंगे नहीं। हम सिंपली इम्पीडेंस टर्म को लेंगे और एडमिटेंस टर्म को लेंगे। तो एक इम्पीडेंस टर्म को ले लिया डीएक्स लेंथ के और एक एडमिटेंस टर्म को ले लिया डीएक्स लेंथ के। क्लियर? अब इसमें हम केवीएल केसीएल अप्लाई करके मैथमेटिकल कोरिलेशन निकालेंगे कि क्या चीज निकल के आती है। अगर तुम देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस लूप में मैं केवीएल लगाना चाहूँ, केवीएल लगा दो। केवीएल लगाओ क्या आएगा, वी प्लस डीवी माइनस आई प्लस डी आई इंटू जेड डी एक्स माइनस वी इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम अगर यहाँ से देखें तो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, डीवी की वैल्यू क्या आ गई, आई प्लस डी आई जेड डी एक्स। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पे तो डी आई की जो वैल्यू है आई के रिस्पेक्ट में क्या है, काफी कम है, क्योंकि ये बहुत ही कम लेंथ के लिए हम इसको यूज करें। डीएक्स बहुत ही छोटा होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डीएक्स की वैल्यू काफी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डीआई की वैल्यू आई के रेस्पेक्ट में काफी कम होगी, तो डीआई को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। डीआई को जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे, डीआई इज नेग्लेक्टेड। क्लियर? डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई स्मॉल जेड
dx, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सिमिलरली अगर हम एडमिटेंस पे फोकस करें तो एडमिटेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, डी। क्लियर। और इस डी की वैल्यू क्या होगी, जो उसके अक्रॉस वोल्टेज है, एडमिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिख रहा है, वी के बराबर, वी इंटू उसका एडमिटेंस की वैल्यू कितना हो जाएगी, वाई इंटू डी के बराबर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ये। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, तो v इंटू वाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के बराबर, उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस के बराबर। वोल्टेज बाई इम्पीडेंस कह लो या वोल्टेज इंटू एडमिटेंस कह लो, दोनों चीजें सेम है। क्लियर। इक्वेशन 1 से अगर हम देखें यहाँ पे, तो dv बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो i इंटू जेड आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 2 से देखें तो डी आई बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v इंटू वाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है v और i को इन टर्म्स ऑफ z, y एंड x, यानी हमें v की वैल्यू निकालनी है फंक्शन ऑफ x के टर्म में, और i की वैल्यू निकालनी है फंक्शन ऑफ x के टर्म में, क्योंकि हमने रिसीविंग एंड से x डिस्टेंस पे dx पार्ट लिया हुआ है। तो कैसे हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में किया भी होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 को अगर हम डबल डेरिवेटिव कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d2v अपॉन dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी एक्स इंटू जेड। क्लियर। और इक्वेशन 4 से डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 4 से डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगा ये वी वाई इंटू जेड। डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी इंटू वाई है, वी इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू माइनस वाई जेड इंटू वी इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है कि सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को डी ले लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी टू वी माइनस वाई जेड इंटू वी इक्वल टू 0। वी कॉमन हो गया तो डी टू माइनस वाई जेड इक्वल टू 0 आ जाता है यहाँ से, और डी की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस वाई जेड। क्लियर। तो प्लस माइनस वाई जेड आने का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट समथिंग ए मान लिया हमने, ई पावर, देखो ये सब कुछ क्या है, एक्स के टर्म में है ना, तो ई पावर क्या हो जाएगा, जो रूट आ रहा है, सॉरी प्लस माइनस रूट वाई जेड। क्लियर। तो जो रूट आ रहा है वो प्लस माइनस रूट वाई जेड है, तो एक पे क्या आ जाएगा, प्लस रूट वाई जेड इंटू एक्स प्लस बी कांस्टेंट ई पावर माइनस रूट वाई जेड। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रूट वाई जेड है, रूट वाई जेड को हम एक कांस्टेंट मानते हैं गामा, जिसको हम प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर। इसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्लियर। ठीक है। इस प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है अल्फा प्लस जे बीटा, जहां पे अल्फा क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है। क्लियर। एंड बीटा इज अ फेज कांस्टेंट होता है। ये हमने सिग्नल एंड सिस्टम में भी एक बार डिस्कस किया था, एस डोमेन में जब हम चीजें ले जा रहे थे, तो एस इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा देखा था वहां पे लास्ट सेमेस्टर में। तो वहां पे देखा था कि अल्फा जो होता है वो एटेन्यूएट करता है सिग्नल को, और बीटा जो होता है वो फेजर टर्म होता है, वो 0 to 360 डिग्री वेरिएशन होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें केवल गामा से मतलब है, गामा इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, जो आपका सिग्नल जनरेट होता है उसका प्रोपगेशन कैसे हो रहा है वो चीज है यहाँ पे। तो हम सिंपली रूट वाई जेड की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, गामा पुट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू ए ई पावर गामा एक्स प्लस बी माइनस ई पावर माइनस गामा एक्स, इक्वेशन नंबर 5। तो हमें ये वोल्टेज का इक्वेशन मिल जाता है। हमें पता है कि डीबी बाई डी एस क्या है, आई जेड बराबर है, हमें अब आई निकालना है ना, आई की वैल्यू भी तो निकालनी है इस कांस्टेंट के टर्म में, एफ के टर्म में। मैंने क्या बोला, दो चीजें हमें मेन निकालनी है,
v इन फंक्शन ऑफ x एंड i द फंक्शन ऑफ x। तो इक्वेशन 3 अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 3 क्या है, dv बाई dx इक्वल टू आई जेड है। क्लियर, v की वैल्यू ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर चुके हो। यहाँ पे क्या है, dv बाई dx इक्वल टू आई जेड है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके, मतलब v की वैल्यू यहाँ पुट करके हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से तुम आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। जब हम dv बाई dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a गामा ई पावर गामा एक्स माइनस बी ई पावर माइनस गामा है ना, तो माइनस गामा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ई पावर माइनस गामा एक्स इक्वल टू आई इंटू, यहाँ से आई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, गामा कॉमन ले लिया हमने, गामा बाई जेड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए ई पावर गामा एक्स माइनस ई पावर माइनस गामा एक्स। क्लियर, तो गामा की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे तो रूट वाई जेड अपॉन जेड ए ई पावर गामा एक्स माइनस बी ई पावर माइनस गामा एक्स। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट वाई बाई जेड इंटू ए ई पावर गामा एक्स माइनस बी ई पावर माइनस गामा एक्स। क्लियर, तो इस तरह से हमारे पास आई की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, देखो यहाँ पे एक और टर्म हम निकाल के लाते हैं, जेड सी की वैल्यू होती है, जेड सी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ये टू पोर्ट नेटवर्क में भी तुमने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जब तुमने नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस पढ़ा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, रूट जेड बाई वाई। अगर हम इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इक्विवेलेंट आ जाएगा, लेंथ से लेंथ सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ हो या कुछ भी हो, क्लियर, वैल्यू सेम आ जानी है। तो रूट जेड बाई वाई जो होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए ई पावर गामा एक्स माइनस बी ई पावर गामा एक्स अपॉन रूट जेड बाई वाई सकते हैं, और रूट जेड बाई वाई को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, तो जेड बाई वाई अगर हम करते हैं तो जेड बाई वाई क्या आएगा, ओम में ही आएगा, क्योंकि इसकी यूनिट मो होती है, ओम होती है, और वाई की यूनिट मो होती है। लेकिन वाई क्या है, इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, ये एडमिटेंस का इनवर्स इम्पीडेंस ही होता है, तो इम्पीडेंस इंटू इम्पीडेंस का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट है तो फिर से वो इम्पीडेंस ही आ जाएगा। तो ये तुमने पढ़ रखा है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और ऐसे ही तुमने निकाल भी रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए ई पावर गामा एक्स माइनस बी ई पावर माइनस गामा एक्स अपॉन जेड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये दो दो चीजें हमने निकाल लिया। मेन क्या है कि एबीसीडी पैरामीटर के टर्म में हमें कैसे इन चीजों को पुट करना है, ताकि अब हम इन चीजों को कैलकुलेट कर सकें। यानी कुल मिला के जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट ए और बी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पे अब हमारे लिए अननोन क्या है, ए अननोन है कांस्टेंट एंड बी अननोन है कांस्टेंट। अब इसको हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू पुट करके हमें ए और बी की वैल्यू। तो अगर तुम इस सर्किट में ध्यान दोगे, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो ऑब्वियस की बात है वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर के बराबर। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी, यानी रिसीविंग एंड साइड हो जाएगा। रिसीविंग एंड साइड होने का मतलब क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू वी आर के बराबर और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर के बराबर। क्लियर, ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो जानी है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, if x equal to 0 then v equal to vr। ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी, vr के बराबर। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखना ये सारा कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। क्लियर, ये v और i का जो टर्म आता है ना वो कॉम्प्लेक्स टर्म आता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इम्पिडेंस और एडमिटेंस वो कॉम्प्लेक्स टर्म ही आते हैं, वो प्योर रजिस्टिव नहीं होते। तो इस चीज का एकदम दिमाग में अपने रखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स टर्म ही आता है। v की वैल्यू वी आर के बराबर हो जाएगी और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर के बराबर। दो इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5 में आप क्या करिए,
एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आर के बराबर, और एक्स की वैल्यू हम अगर जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ई पावर गामा जीरो प्लस बी ई पावर माइनस गामा जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, वी आर आ गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 मान लिया इसको। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 6 में जब वैल्यू पुट, 6 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 6, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ई पावर जीरो की वैल्यू 1, तो ए माइनस बी अपॉन जेड सी, यानी यहां से क्या आ गया आपका, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, आई आर जेड सी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया हमने। क्लियर, अब क्या करना है हमें, दो अननोन, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बी आर आई आर हमारे लिए अननोन वैल्यू नहीं होता है, वो हमारे लिए नोन वैल्यू होता है। सॉल्व कर लो, दोनों को सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, 7 एंड 8 सिंपल है, ये तो एक ए प्लस बी है, एक ए माइनस बी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को सम कर देंगे तो वी आर प्लस आई आर जेड सी बाई टू ए हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो बी इक्वल टू वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई टू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है, 5 और 6 है हमारी, इक्वल क्या हो जाएगी, वी आर प्लस आई आर जेड बाई टू इंटू ई पावर गामा एक्स प्लस वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई टू ई पावर माइनस गामा एक्स। क्लियर, अब हम क्या करेंगे कि सारा वी आर का टर्म एक साथ ले लेंगे और आई आर जेड सी का टर्म एक साथ लेंगे, एक साथ हो जाएगा, यहाँ पे वी आर बाई टू कॉमन हो जाएगा, क्या क्या आएगा यहाँ पे, ई पावर गामा एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, यहाँ पे ई पावर गामा एक्स प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स प्लस आई आर जेड सी बाई टू भी कॉमन हो जाएगा, आई आर जेड सी बाई टू कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ई पावर गामा एक्स माइनस ई पावर माइनस गामा एक्स। क्लियर, अब देखो यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा, वी आर कॉस हाइपरबोली गामा एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी क्या होती है, ई पावर गामा एक्स प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स बाई टू क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ रखा है आपने, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा आपका ई पावर गामा एक्स माइनस ई पावर माइनस गामा एक्स बाई टू। क्लियर, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स के टर्म में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस आई आर जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। ठीक है, तो ये चीज निकल के हमारी आ गई। ठीक ना, तो ये v की वैल्यू आ गई हमारी। अगर मैं मानू कि लाइन का लेंथ, देखो यहाँ पे हमें क्या करना, मैंने पहले ही बताया था कि इसको ट्रांसमिटेंस पैरामीटर के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो अगर ये एज्यूम करें हम कि टोटल लाइन का लेंथ जो है वो एल है, लाइन का लेंथ है वो स्मॉल एल के बराबर है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू एल पुट कर देंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस के बराबर। देखो यहाँ पे अगर मैं इफ x इक्वल टू एल, यानी रिसीविंग एंड साइड से हम पूरा का पूरा सेंडिंग एंड साइड में पहुंच गए, तो ऑब्वियस की बात है जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, vs के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में x की वैल्यू एल पुट कर दो तो v की वैल्यू क्या हो जानी है, vs के बराबर। v इक्वल टू vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल के बराबर। तो अगर वीएस का फंक्शन जो ट्रांसमिटेंस पैरामीटर होता है वो क्या होता है, वीएस इज फंक्शन ऑफ वी आर आई आर, इस टर्म में होता है, तो इस टर्म में हम बस इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा वीएस। मैं यहाँ पे फेजर टर्म रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक गामा एल वी आर प्लस जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल आई आर। क्लियर, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर।
अब ये मेन इक्वेशन पे आ गए कि वी एस आई एस इन टर्म्स ऑफ वी आर आई आर हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9। सिमिलरली आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/ZC 1/ZC, ए की वैल्यू वी आर प्लस आई आर जेड सी अपॉन 2 ई पावर गामा एक्स माइनस वी आर माइनस आई आर जेड सी अपॉन 2 पावर माइनस गामा एक्स। क्लियर, हमने ए और बी की वैल्यू पुट करी है और कुछ किया नहीं हमने। यहाँ भी वही काम करेंगे हम कि वी आर वाले टर्म को एक साथ लेंगे और आई आर जेड सी वाले टर्म को एक साथ लेंगे, तो वो एक साथ ले लो तो 1/ZC। अगर हम वी आर वाले टर्म को एक साथ ले तो वी आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ई पावर गामा एक्स माइनस, देखो यहाँ पे ई पावर गामा एक्स है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस ई पावर माइनस गामा एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आई आर जेड सी कॉमन ले हम, आई आर जेड सी जब हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ई पावर गामा एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स बाई 2। क्लियर, ठीक है, फिर से वही चीज करना है हमें, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के टर्म में इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये आपको क्या आ जाएगा 1/ZC वी आर साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस आई आर जेड सी कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका वी आर बाई जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस जेड सी से जेड सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स। सिमिलर लॉजिक यहाँ भी हम लगाएंगे कि इफ एक्स की वैल्यू एल के बराबर हो जाए तो कंडीशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई एस के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू एल पुट करनी है, आई की वैल्यू आई एस के बराबर हो जाएगी, आई इक्वल टू क्या हो जाना है आई एस के बराबर, और ये क्या हो जाएगा वी आर अपॉन जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, फिर हम इसको अरेंज करेंगे उसी टर्म में, आई एस की वैल्यू वी आर आई आर के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ये फेजर टर्म इसको बता रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा 1/ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एल वी आर प्लस कॉस हाइपरबोलिक गामा एल इंटू, ठीक है, साइन और अगर आई एस की वैल्यू क्या जा रही है, ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमारा एबीसीडी पैरामीटर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा टर्म में जो वैल्यू आएगी तो वी आर आई आर हो जाएगा। क्लियर, और ये वैल्यू क्या आएगी, अगर तुम वी एस पे फोकस करो तो वी एस की वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारी, वी एस की वैल्यू हो रही है कॉस हाइपरबोलिक गामा एल एंड जेड की साइन हाइपरबोलिक